हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने दो सिंबल इंट्रोड्यूस किए थे। एक था एन फैक्टोरियल और दूसरा था एन पी आर। आज हम एक तीसरा सिंबल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एन सी आर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एन सी आर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है और कैसे करता है। उसके बाद हम इसकी बहुत सारे ब्यूटीफुल एप्लीकेशन आज डिस्कस करेंगे क्लास में। तो एनसीआर क्या होता है? एनसीआर इट इज सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स। आर क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन आउट ऑफ n objects, out of n distinct objects। ये डिस्टिंक्ट जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं तब एनपीआर और एनसीआर दोनों भी एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, तो आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज डिनोटेड बाय एनसीआर। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में हमने बताया था एनपीआर। एनपीआर क्या था? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट और अरेंजिंग और परमुटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर एन में से आर को आप सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हो। मतलब दोनों बातों में डिफरेंस क्या है? कल जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, कौन पहले आया कौन बाद में आया ये भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट हेयर। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट हेयर। तो पहले जो है ना, हम इस पे चर्चा करते हैं कि इस बात का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कहाँ एनपीआर लगेगा और कहाँ एनसीआर लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक बात समझो। जैसे मान लो मेरे पास ए, बी और सी, ये तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ये ए बी सी। अगर मैं आपको बोलूं कि इन तीन में से मुझे एक ऑब्जेक्ट को लेकर कुछ सिग्नल्स बनाने हैं या कुछ वर्ड बनाने हैं, केवल एक को लेकर, तो कितने वर्ड बनेंगे? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ सिग्नल्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स टेकिंग वन एट ए टाइम, टेकिंग वन एट ए टाइम। तो ये कितना आएगा? टोटल तो एन तो 3 हो गया, और एक टाइम में एक ही लेना है तो कितना आएगा? 3p1। 3p1 3p1 कितना होता है? 3 होता है। आप इसको चाहो तो एफपीएम से भी समझ सकते हो। आपने एक टाइम पे एक ही लेना है तो इस प्लेस को आप तीन तरीके से भर सकते हैं, तो 3 हो गए। लेकिन अगर मैं यहां पर साथ में ये भी लिखूं, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, तब इसका आंसर मैं क्या बोलूंगा यहां पर? अब आप देखो, इसमें भी कोई फॉर्मूला लगाने जैसी बात नहीं है। मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके सेलेक्ट कर सकता हूं मैं? कितने तरीके हुए? 3 ही हुए। या तो ए सिलेक्ट होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। तो इसमें पहले केस में मैं ये सिंबल जो 3 लिखा मैंने, वो एक्चुअली 3 चूज 1 ऐसा भी बोलते हैं इसको, या 3C1। तो इसकी वैल्यू 3 ही आती है। अभी मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा। ठीक, तो पहले केस में जब हम 1 ले रहे थे तो ना तो एनपीआर और एनसीआर में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको यहां बोल दूं नंबर ऑफ सिग्नल्स, या चलो सिग्नल वर्ड यूज किया तो सिग्नल ले लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो 2 एट ए टाइम में कितना आएगा आंसर आपको बताओ? 3p2। 3p2 कितना होता है? 6 होता है कि नहीं होता है? एग्री हैं सब लोग इस बात से? 3p2 6 होता है। और अगर आप इसको
प्रोसेस में भी करते हो तो देखो आप ऐसे 2 बॉक्स बनाओगे, यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ये ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो 3 और इस प्लेस को आप 2 तरीके से फिल कर सकते हो, तो मतलब 6 हुए। लेकिन यही बात अगर मैं बोलूं कि आप इन 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसका आंसर 3 आ रहा है। कैसे? या तो आप ए बी को सेलेक्ट करोगे, या तो आप ए सी को सेलेक्ट करोगे, या तो बी सी को सेलेक्ट करोगे, या कोई और तरीका है इसके अलावा? भाई 3 बंदे हैं, 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो ए बी सेलेक्ट होगा, या तो बी सी होगा, या तो ए सी होगा। ए सी सेलेक्ट होना और सी ए सेलेक्ट होना वो एक ही बात है, ये सिलेक्शन की बात कर रहे हैं हम। हाँ, अगर ये बोलता है कि 2 लेटर वर्ड कितने बन सकते हैं, तो फिर ए सी और सी ए दोनों का मीनिंग अलग होता है, मतलब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है एनसीआर में और उसमें परमुटेशन में? एनसीआर में केवल और केवल सेक्शन देखना होता है कि कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, उनका अरेंजमेंट नहीं होता। जबकि परमुटेशन में सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी होता है, दोनों काम एक साथ होते हैं, सेलेक्ट होके ही अरेंज होते हैं वो, समझे? तो यहाँ पर अब इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। दो अगर टेकिंग 2 एट ए टाइम में, टेकिंग 2 एट ए टाइम में अपना जो आंसर आया 2 एट ए टाइम, ये कितना आ गया बेटा? 3C2, और इसकी वैल्यू 3 आती है, वो भी देख लेंगे हम, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ ऐसे ही काउंट कर लो बिना फॉर्मूले के। अच्छा यहाँ आ जाओ फिर से, नंबर ऑफ सिग्नल्स, अगेन टेकिंग 3 मतलब ऑल, 3 एट ए टाइम, बताओ कितना आएगा आंसर अभी? 3P3 वो कितना होता है? 3P3 कितना होता है? 6, 3 फैक्टोरियल होता है तो 6 आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे आएंगे वो 6, वो अगर 3 वाले की बात करें हम, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए, ये 6 होंगे। ये परमुटेशंस हैं, दीज आर द अरेंजमेंट्स। लेकिन अगर कोई हमें बोले कि मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उन 3 में से मुझे तीनों को सेलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका, आ जाओ भाई तीनों, और भी कोई तरीका है क्या? तो यहाँ पर टेकिंग 3 एट ए टाइम का तरीका कितने हुए? 1, तो टेकिंग 3 एट ए टाइम में 1 आया, 3 एट ए टाइम दैट इज 1, इसको 3C3 भी बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों को माइंड में सेट हुआ क्या, कि परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जब भी अगर क्वेश्चन देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल और लूं, मान लो कि अपने ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेटर्स है, 6 डिजिट्स हैं इन, और मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के। तो अभी तक हम उस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर चुके हैं। पहला तरीका हमने एफपीएम से सोल्व किया, 3 बॉक्स बनाए और पहले बॉक्स को 6 तरीके से, दूसरे को 5 से, फिर 4 तरीके से भर के 6 5 इंटू 4 कितना आ गया? 120, ठीक है। दूसरा तरीका, आप 6 में से 3 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो 6P3 जो हमने एनपीआर से सीखा, बराबर है। अब वही चीज हम आज फिर से सीखेंगे, लेकिन एक नए अंदाज में, समझो अंदाज क्या है? आज हम पहले सेलेक्ट करा करेंगे और जितने सेलेक्ट होंगे उन्हीं को अरेंज करेंगे खाली, तो एकदम फील होगा कि हाँ वास्तव में सेलेक्ट होने के बाद अरेंज हुआ है। तो 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हुआ? 6C3। 6 में से आप 3 को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, दैट इज गिवन बाय एनसीआर। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाय 6C3। अब वो 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए आपके, ये केवल सेलेक्ट हुए, अब उनको अरेंज भी करना है, क्योंकि हमें 3 लेटर वर्ड्स बनाने थे या 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो उनका अरेंजमेंट करेंगे तो वो होगा 3 फैक्टोरियल तरीके से। ये बात एकदम समझ में नहीं आई होगी, अभी नहीं आई ना? ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना नोट करो, इसको मिटा के दोबारा समझाते हैं। दोनों में फर्क जो है यही है कि एनपीआर में सेलेक्ट होके अरेंज होते हैं और एनसीआर में केवल सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट मतलब देखो ऐसा हुआ, सुनो ध्यान से, एक और लिखते लिखते समझते रहो। जैसे अपनी क्लास में
ये 5 बच्चे हैं, चलो 3 ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ ABC नाम रखा, 3 बच्चे हैं। अब मुझसे ये पूछा गया कि इन 3 स्टूडेंट में से आप 2 स्टूडेंट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। केवल सवाल इतना पूछा कि 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने देखा कि भाई या तो पहला दूसरा चढ़ जाएगा, या दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, तो 3 तरीके हुए, मतलब AB या तो BC या तो AC, ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर इसी सवाल में ये पूछ ले मुझसे कि आप इन 3 में से 2 को लेकर कितनी लाइंस बना सकते हो डिस्टिंक्ट, 3 में से 2 को लेकर कितनी लाइन बना सकते हो, तो मैं क्या करूंगा, पहली लाइन मान लो मैंने A और B को सिलेक्ट कर लिया, तो A आगे B पीछे, ये एक लाइन हुई, B आगे A पीछे, ये दूसरी डिस्टिंक्ट लाइन हुई। मतलब सिलेक्शन में तो A और B एक ही काउंट हुआ था, लेकिन जब उनको अरेंज किया गया तो वो 2 अलग अलग चीजें दे रहा है। इसी तरीके से BC और CB को सिलेक्ट करना तो एक ही मीनिंग था, लेकिन B आगे C पीछे और C आगे B पीछे, ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हैं, ये अंतर है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, सिलेक्शन मतलब ओनली सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन। क्लियर हुई बात भाई, समझ में आई कि नहीं आई? और ये जो है ना सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे हम, NPR का सिंबल तो बहुत ही कम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इस पूरे चैप्टर में NCR ही यूज होगा। उसके बाद सिलेक्शन अरेंज, मतलब ऐसा नहीं है कि होगा, मतलब हम करते हैं कैलकुलेशन करते वक्त। तुम लोग भी 1-2 दिन में इसमें पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाओगे। देखो ये ऊपर की 2 लाइन तो लिखी ली होगी तुम लोगों ने। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है NCR का, NCR इज इक्वल टू, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। और ये डिफाइन कब है, जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू r हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, और r जो है वो एक होल नंबर हो। अगर किसी कारण से n की वैल्यू r से कम हो जाए, यानी कि r बड़ा हो जाए n से, ठीक, तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर, 0। बिल्कुल भाई, देखो ना 5 में से 3 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, कुछ तरीके रहेंगे 5C3, लेकिन 3 में से 5 को कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एक भी तरीका नहीं है, दैट इज 0। तो यहाँ नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, 0 लेना है। नंबर ऑफ वेज को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो नॉट डिफाइंड नहीं होते। नंबर ऑफ वेज या तो नहीं हो, या तो एक भी तरीका नहीं होगा, तो कुछ तरीके होंगे, जब एक भी नहीं होगा उसी का नाम 0 रखा जाता है, तो नंबर ऑफ वेज विल बी 0। क्लियर बात, ओके। यहां तक समझ में आ गया? देखो NPR, NPR जो हमने पढ़ा था उसी से एक बार शुरुआत करते हैं कि इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है। बात नहीं करो, NPR जो था वो क्या आया था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये था। अब मैंने क्या किया इसमें, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और r फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर लिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम? ये जो वैल्यू है यही, इसी का नाम हमने NCR रखा है, ठीक है। तो NCR इनटू r फैक्टोरियल, तो मीनिंग क्या है हुआ इसका, कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आपको r को लेकर अरेंज करना है, तो वो दैट नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, आप पहले n में से r को सिलेक्ट करो और जो सिलेक्ट हुए केवल उन्हीं को अरेंज करो। बात समझ में आई? NPR क्या कर रहा था, डायरेक्ट सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों एक साथ हो रहे थे, लेकिन NCR क्या बोलता है
कि भाई पहले आप सेलेक्ट कर रहे हो केवल। अब जैसे आपने क्या किया, 5 में से 3 बॉयज को मान लो सेलेक्ट कर लिया। अब फिर बोला गया कि 5, देखो सवाल को समझना पहले एक बार। पहला सवाल ये है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज, बराबर। तो उस केस में आंसर आपका केवल 5C3, ठीक, 5C3। दूसरा सवाल, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 3 बॉयज इन ए लाइन आउट ऑफ 5 बॉयज। तो समझे बात, या तो सीधा सीधा 5P3 बोलोगे, या क्या करोगे, पहले 5 में से 3 बॉयज को सिलेक्ट कर लो। वो सिलेक्ट करने के तरीके होंगे 5C3। अब जो 3 सेलेक्ट हुए उनको लाइन में बिठाना है, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से बिठाओगे ना। उनके जो अरेंजमेंट हुए वो 3 के ही करने हैं अब हमें, तो 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? कुछ डाउट है? हाँ देखो, मान लो कि मेरे पास ये, चलो दो दो को लेके समझते हैं। यही 3 बंदे हैं, ए बी सी, ए बी सी। और सवाल ये पूछा गया, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच, ये बॉयज के नाम है, 2 बॉयज, चलो B1 B2 B3 रख लेते हैं, B1 B2 B3, B1 B2 B3, 2 boys, number of ways in which 2 boys, 2 boys can be, can sit in a row, ऐसे लिख लेंगे, can sit in a row। ये सवाल पूछा गया। तो आज तक जितना हमने पढ़ा इस चैप्टर में, पिछले 5 लेक्चर में, उसके हिसाब से हम इसका आंसर पहले एफपीएम से देते हैं। एफपीएम से कि भाई 2 जनों का ही तो देखना है, 2 बॉयज को, तो इस प्लेस को मैं 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से भर सकता हूँ। तो मेरा आंसर 6 आ गया। ये एफपीएम बता रहा है, ये मेथड 1 हो गया, ठीक है, ये मेथड 1 है। फिर मैंने मेथड 2 दूसरा कल सीखा, एनपीआर का यूज करना, कि सीधा भाई मैं बार बार बॉक्स बनाने से बच जाऊंगा, सीधा सीधा मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मेरे पास टोटल एन जो है वो 3 है, 3 ऑब्जेक्ट है, इनमें से 2 को लेकर अरेंज करना है केवल। तो इसका आंसर हो गया 3p2। और 3p2 का फॉर्मूला भी देख लो आप, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6 अपॉन 1 मतलब 6। आई बात समझ में? अब सवाल वही है, लेकिन नया तरीका सीख रहे हैं हम करने का। उसको क्या तरीका है, सबसे पहले मैं इन 3 बंदों में से 2 बंदे सेलेक्ट करूंगा। तो 3C2 तरीके से मैंने वो बंदे सेलेक्ट कर लिए। 3 में से 2 बंदों को सेलेक्ट करना है, 3C2 तरीके सेलेक्ट हो गए। जब वो सेलेक्ट हो गए तो जो सेलेक्ट हुए वही अरेंज होंगे ना, जो सेलेक्ट हुए वही अरेंज होंगे। अब सेलेक्ट या तो ए बी हुआ होगा, या तो बी सी हुआ होगा, या तो ए सी हुआ होगा। भाई सिलेक्शन में मतलब ये B1 B2 B2 B3 B3 B1, तो जो 2 लड़के सेलेक्ट हुए वो या तो ये हुए होंगे, या तो ये, या तो ये, ऐसे हुआ। मान लो ये सेलेक्ट हुए थे B1 B2, लेकिन अब इनको एक रो में बिठाना है। तो B1 B2 और B2 B1 दो अलग अलग अरेंजमेंट हैं, तो इनटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इन दोनों का? B1 B2 एक होगा, B2 B1 दूसरा होगा। तो अभी भी आप आंसर देखो, एनसीआर तो आप लोग निकाल लेते ना वैल्यू, तो 3 आएगा ये, और ये भी वैल्यू 6 आती है। मीन्स नया कुछ नहीं है, वही पुराने काम को करने का नया तरीका है ये, ठीक। और इसकी हमें हैबिट डालनी है, सेलेक्ट करके अरेंज करेंगे, हर बार सेलेक्ट करके। तो कई बार क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी टीडियस होंगे, उसके पहले हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और फिर हम इसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, ताकि आपको अच्छे से कंफर्टेबली फील हो जाए कि हाँ हो क्या रहा है एक्चुअली। ओके, चलो नोट करो फटाफट। एनपीआर या एनसीआर क्या करना है, वो क्वेश्चन को फील हो जाता है पढ़ते ही, खुद से समझ में आ जाएगा कि यहाँ अरेंज हो रहा है और यहाँ अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। अभी देखना, सवाल करेंगे हम कई सारे। हाँ,
फॉर्मूला के हिसाब से नीचे नॉट डिफाइंड हो गया, समथिंग नॉन जीरो बाई इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, बात तो एक ही है। तो नेगेटिव -1 हुआ, नॉट डिफाइंड उसी को तो बोलते हैं, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला वो वैल्यू नहीं दे रहा, दे रहा वही, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन समझना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं तो ये भी नहीं समझता ना कि भाई इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी होता है, इन्फिनिटी तो जस्ट एक एजम्पशन है। देखो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं पहले एनसीआर की, जो हमें काम आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, एनसीआर के लिए बच्चों ये सिंबल भी यूज किया जाता है CNR, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं। और इसके लिए एक सिंबल और भी यूज करते हैं कि ऐसे खाली ब्रैकेट बनाओ, ऐसे राउंड वाले ब्रैकेट, और यहाँ N लिख दो और यहाँ R लिख दो। ये सिंबल भी एक बार IIT ने यूज किया है, ठीक है, तो इसका मीनिंग भी NCR ही होता है। और फॉर्मूला तो आपने लिख ही लिया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादातर तो बाइनोमियल में जरूरत पड़ेगी, लेकिन जितनों की जरूरत यहाँ रहती है वो बताता हूँ। पहला NC0 1, अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से 0 को सेलेक्ट करना है। 0 का मतलब किसी को नहीं लेना। तो नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट नन ऑफ द n ऑब्जेक्ट्स, एक तरीका, किसी को नहीं ले रहे भाई, समझे नहीं समझे, किसी को नहीं लेना भी एक तरीका है। और NC1 की वैल्यू n होती है, यानी कि जैसे अभी यही क्वेश्चन था B1 B2 B3, 3 बॉयज हैं, कितने तरीके से हम एक बॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो 3C1 यानी कि 3 आगे सीधा सीधा, तो NC1 जो है वो n होता है। और NCN ये 1 होता है। n में से n को ही सिलेक्ट करना वो एक ही तरीका है। जैसे बोल देते हैं कि 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज में से 3 बॉयज को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो एक ही तरीका है भाई, तीनों ही लेने पड़ेंगे, और कोई तरीका है क्या? नहीं है ना। अच्छा, दूसरा NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, इसका मीनिंग क्या है? देखो फॉर्मूले से तो दोनों बराबर आ जाएंगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इंटरप्रेट कैसे करेंगे इसको? n में से r को सेलेक्ट करने के उतने ही तरीके होते हैं जितने n में से n माइनस आर को रिजेक्ट करने के होते हैं। नहीं समझे? हाँ ये बात समझो। अभी जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई 5 बॉयज हैं और मुझे उन 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है, तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करने के उतने ही तरीके होंगे ना जितने अगर मैं 5 में से 2 को रिजेक्ट करने के तरीके निकाल लूं। नहीं समझे? 5 में से आप जितने तरीके से 2 को रिजेक्ट कर सकते हो, 3 ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए ना, ये इसका मीनिंग है। तो ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई NCR NCN माइनस के बराबर है। अब इसका एक फायदा हमें मतलब न्यूमेरिकल में कैसे रहेगा, जो नंबर छोटा रखा रहेगा उसको निकाल लिया करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास 100 बंदे हैं और हमने उसमें से 98 को सिलेक्ट करना है, तो 100 में से 98 को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं ये निकालने के बजाय वो तरीके निकाल लेंगे 100 में से 2 को कितने तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं, बाकी तो 98 सेलेक्ट होना ही है ना भाई। समझे नहीं समझे? तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ कि NCR मतलब n में से r को सिलेक्ट करने के उतने ही तरीके होते हैं जितने की n में से n माइनस आर को रिजेक्ट करने के होते हैं। ठीक, ये तो इंटरप्रिटेशन है। और अगर फॉर्मूला से बात करें तो देखो मैंने NCN माइनस आर लिया, अब ये r का काम कर रहा है, लगाओ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके सामने है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे ही बना कि नहीं? तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये n कट गया तो r फैक्टोरियल बचा कि नहीं? देखो सेम आ रहा है कि नहीं? NCR यही तो था NCR। तो ये हो गया इसका प्रूफ। लेकिन प्रूफ की बजाय, प्रूफ में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं यहाँ पर। प्रूफ तो हम लोग ये सब बाइनोमियल थ्योरम वगैरह में भी करेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पर इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो महत्वपूर्ण है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है,
कल तक। यस यस। तीसरा एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं। अगर कभी आपके सामने ऐसा आए कि एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो इसका मीनिंग आपको हमेशा निकालना है आइदर x इज इक्वल टू वाई, आइदर x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू एन। या तो x इक्वल टू वाई होगा या तो x प्लस वाई का सम जो है वो n के बराबर होगा। देखो अगर एन सी एक्स एन सी वाई के बराबर है तो ये तो अंडरस्टूड है, अगर x बराबर वाई हो तो बराबर हो जाएंगे दोनों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो यानी कि ये वाला प्रूफ तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके बारे में कैसे बोले। देखो अगर, हाँ यस, और वाली बात करते हैं। तो एन सी एक्स को मैं ऐसे रखता हूँ और इसको एन सी आर समझ गया, एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है, तो इसको एन सी एन माइनस वाई लिख सकता हूँ। तो अगर ये सीधा सीधा इसके बराबर नहीं हुआ तो ये इसके बराबर होगा फिर, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू एन माइनस वाई होगा फिर। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू एन। क्लियर होगी बात। तो बस ये तीन प्रॉपर्टीज ही मुझे इसमें चाहिएंगे फिलहाल, बाकी इसके अलावा प्रॉपर्टीज हैं वो तो हम बाइनोमियल में इसकी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी एनसीआर की। तो एनसीएक्स अगर एनसीवाई के इक्वल है तो इसका मतलब आइदर x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू एन। तो चलिए पहला सवाल लिख लो। ये तो तुम लोगों ने ज्यादातर ने सब लिख रखी है प्रॉपर्टी, लेक्चर 1 में यही थे सब बाइनोमियल के। ऐसा है क्या, मैंने मना कब किया था। कोई बात नहीं, अभी लिख लो, अभी लिख लो। मिटा दूं। चलिए अब सवालों की शुरुआत करते हैं। देखो कितने बढ़िया सवाल हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग कोशिश करेंगे कि आज सिलेक्शन ही करें ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि भाई सेलेक्ट कैसे हो रहे हैं। तो पहला सवाल लिखिए। पहला सवाल, इन ए बर्थडे पार्टी, देखो शुरुआत ही कितनी बेहतरीन है। इन ए बर्थडे पार्टी देयर आर 101 पीपल, देयर आर 101 पीपल, 101 people, and they shakes hands to each other, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। they shake hands to each other, ठीक है, shake hands to each other, find the total number of handshakes, find the total number of handshakes, ठीक है। अब आप एक बात देखो, सुनो कितना बढ़िया सवाल है। 101 बंदे हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, सब मिलाएंगे एक दूसरे को हाथ, तो टोटल कितने हाथ मिलाए जाएंगे ये सवाल है। अब इसका आंसर तो वन शॉट में एकदम आ जाता आंसर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझो जैसे तुम दोनों इधर आओ, आ जाओ, दोनों भी आ जाओ, आ जाओ यहाँ आओ। अभी देखो 101 के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, तीन ही बंदे हैं, मैं भी हूँ तीन बंदे हैं टोटल, काउंट करो ध्यान से देखो। अब सुनो, मतलब तीन ही लोग हैं पार्टी में और हम तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, ठीक है। मिलाओ भाई, एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, कितने हो गए, तीन। अब एक जना और आ जाओ, रोहन आ जा भाई, ठीक है। अब एक जना और आओ, हाँ चलो हो जाओ, इधर हो जाओ। अभी काउंट करेंगे वापस से, पहले मैं शुरुआत करता हूँ, एक, दो, तीन, अब तू शुरू कर।
अब ये मुझसे नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाया ना, क्यों, हम दोनों का हाथ मिल चुका था। अब तुम शुरू करो, तो हम दोनों से क्यों नहीं मिलाया, क्यों मिला रहा है, ऑलरेडी मिल चुका है कि नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए, 6 हुए ना, यानी कि एक टाइम पे 2 ही लोग हैंडशेक करेंगे, और यहां पर हमें केवल सिलेक्शन करना है, हमें यहां पर केवल और केवल सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं। मतलब अरेंजमेंट से क्या मतलब है, जब मैंने इससे हाथ मिलाया और इसने मुझसे हाथ मिलाया, वो एक ही काउंट होगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, दो तो नहीं हो रहे ना काउंट। इसी वजह से उसने मुझसे दोबारा हाथ नहीं मिलाया जब मैं उससे पहले मिला चुका था। इसी तरीके से बाकी का नंबर आया। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां केवल और केवल सिलेक्शन हो रहा है, अरेंजमेंट नहीं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बैठो। हाँ, यस, करेक्ट आंसर है। तो अभी उस सवाल पे नहीं आ रहे। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर 101 टोटल पर्सन हैं, 101 पर्सन है और सब लोग पार्टी में मिले और उन्होंने सबने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज सिंपली नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पर्सन्स आउट ऑफ 101। एग्री कि नहीं। जितने तरीके से हम 101 बंदों में से 2 बंदों को सेलेक्ट कर लेंगे, उतने ही हैंडशेक होंगे। तो नंबर ऑफ वेज, या ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 persons, number of ways of selecting 2 persons out of 101 persons, 2 persons from 101 persons। बोलो एग्री कि नहीं इस बात से। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना हैंडशेक्स पे ही है, चॉकलेट क्वेश्चन है, जो भी आंसर कर देगा। आई बात समझ में। तो भाई हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती कि नहीं, और आपस में अपने आप तो ऐसे हाथ मिलाएंगे नहीं कि ये काउंट, ये तो काउंट नहीं होगा। तो हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। तो आप 101 में से जितने तरीके से 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, उतने ही हाथ मिले ना, इसमें क्या कंफ्यूजन है। और मैथमेटिकली इसी बात को ये बोला जाता है कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और आपको उनमें से r को सिलेक्ट करना है, तो NCR लगाना है आपको, तो वो टोटल नंबर ऑफ वेज आपको बता देता है। तो क्या बताया इसने यहाँ पर, 101 101 C2, लगाओ फॉर्मूला, कितना आएगा, 101 इंटू 100 बाय 1 इंटू 2, तो कितना आ गया, 50-50। ये NC2 की वैल्यू बिना फैक्टोरियल लगाए भी कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप लोगों को लेक्चर 1 बताया जा चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा हो देख लेना, फैक्टोरियल नोटेशन ही सिखाया गया उसमें। ठीक है, बीटी का फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें NCR की वैल्यू शॉर्टकट में निकालने सिखाई गई है। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। एग्जैक्टली ये वही है, बिल्कुल। देखो दूसरा तरीका, लेकिन हम यहाँ पर आज NCR सीख रहे थे। अभी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा हो, जब मैंने हाथ मिलाया तो मेरे पास, मेरे सामने 3 बंदे थे, 1 2 3। फिर दूसरे बंदे के पास गया तो वो वापस नहीं आएगा ना मेरे पास, उसने आगे 2 लोगों से मिलाए, फिर वो तीसरे के पास गया, चौथे के साथ मिलाया, इतना ही हुआ था। तो देखो वो जो 101 बंदे हैं उसमें पहले बंदे को ले लो, तो वो जो पहला बंदा है वो कितने लोगों के साथ मिलाएगा, 100 से मिलाएगा। तो 100 हैंडशेक्स तो वे हुए। अब ये पहला बंदा है, इसका काम खत्म हो गया, इसने सबके साथ हाथ मिला लिया। अब दूसरे बंदे का नंबर आया, तो दूसरा आगे कितने लोगों के साथ मिलाएगा, 99। तो 99 हैंडशेक्स ये हुए। अब इसका काम खत्म, ये पीछे तो आएगा नहीं, पीछे तो नहीं आएगा ना, ये तो मिल चुके थे हाथ पहले से। अब तीसरे बंदे का नंबर आया, वो कितने लोगों के साथ आगे हाथ मिलाएगा, 98। लास्ट में चलते चलते जब 2 बंदे रह जाएंगे तो वो आखिरी वाले के साथ मिलाएगा। बोलो आएगी नहीं बात समझ में। अब ये 1 से लगा के 100 तक कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और 1 से लगा के n तक का सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 100 इंटू 101/2। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, सेम है। और अगर ये भी याद नहीं तो AP लगा लियो भाई, AP तो है ये, उससे कर लेना।
क्लियर? अच्छा ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन लिखो एक पहले, लिखो। ऊपर की लाइन मिटाता हूँ बस खाली। there are n there are n non collinear points, there are n non collinear points, नॉन कोलिनियर पॉइंट से मतलब है नो थ्री आर कोलिनियर, दो तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, तो इसलिए नो थ्री आर कोलिनियर, नो थ्री आर इन ए लाइन, इन ए लाइन। there are n points, there are n non collinear points in a plane, in a plane. then then find then find first number of straight lines, number of straight lines joining them, स्ट्रेट लाइन से मतलब डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन से मतलब है यहाँ पर joining them। और सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने तो स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं और कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, ये क्वेश्चन। यस, पहले का आंसर समझ में आ गया सबको, कितना आएगा NC2, NCR में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरे का NC3, बिल्कुल। अब आप लोगों को ये बात फील होने लगी है। देखो, अगर हम n पॉइंट्स लेते हैं, मान लो हमने ये n पॉइंट्स ले लिए, ऐसे कहीं भी इस प्लेन में n पॉइंट्स ले लिए, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बेटा 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है खाली। तो आप n में से कितने तरीके से 2 पॉइंट्स को चूज कर सकते हो, उतनी ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका आंसर तो पहले कहा गया, n में से 2 पॉइंट को हम NC2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो ये 2 पॉइंट चूज किए, इसका नाम A है, इसका नाम B, तो AB को सिलेक्ट करना और BA को सिलेक्ट करना एक ही बात है, तो यहाँ अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। AB और BA आर नॉट टू डिस्टिंक्ट लाइंस, वो एक ही लाइन है, इसलिए NP2 नहीं लिया हमने, यहाँ पर सिलेक्शन ही हो रहा है ना। ओके, ट्रायंगल बनाने हैं, कोई भी 3 पॉइंट चूज करोगे, तो ABC, BCA, CAB, ये तीनों एक ही ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसलिए सिलेक्शन हो रहा है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता तो परमुटेशन होता फिर, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया NC3। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? अब इस क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करते हैं इस क्वेश्चन में, लिखो ट्विस्ट। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इसमें एक सवाल और बता दो, फिर करेंगे ट्विस्ट पैदा। ये तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई, नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए, फिर क्वाड्रिलेटरल पेंटागन, ऐसा पूछा नंबर ऑफ पॉलीगॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स, नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स बताओ। समेशन ऑफ NCR, अच्छा क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे, NC4, पेंटागन, हाँ तो R को लेके, तो बराबर है समेशन ऑफ NCR। R की वैल्यू कहां शुरू होगी, 3 से होगी, 3 से, क्योंकि पहला ही पॉलीगॉन ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स पूछे गए होते तो बिल्कुल सही समझ गए तुम लोग, समेशन ऑफ R इक्वल टू 3 to N और NCR, ये आंसर होता है। ये सीरीज का सम कैसे निकालते हैं ये आपको बाकायदा आगे सिखाया जाएगा, पर फिलहाल आपके लिए आंसर सफिशिएंट है, ठीक है। पॉलीगॉन पूछा, अब ये तो बोला नहीं कि वो ट्रायंगल बना है, कि क्वाड्रिलेटरल बना है, कि पेंटागन बना है। तो अगर ट्रायंगल बात करेंगे तो वो पॉलीगॉन हुआ, तो वो NC3 हुए, या क्वाड्रिलेटरल बने तो NC4 हुए, पेंटागन हो तो NC5 हुए, तो आएगा ना भाई।
NCN तो एक ही होता है, मतलब पॉलीगन एक ही बनेगा। सरदार जी NC3 इतने ट्रायंगल बनेंगे, इतने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, इतने पेंटागन बनेंगे, ऐड नहीं करेंगे आप उनको, वो सबके सब पॉलीगन ही है ना। यस, N वाला तो एक ही होगा ना, NCN इज 1। ओके, अभी देखो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट करते हैं, और ट्विस्ट में क्या है कि हम इस बार N पॉइंट्स नहीं ले रहे, केवल 10 पॉइंट्स ले रहे। लिखो लिखो, there are 10 points in a plane, there are 10 points, there are 10 points in a plane, comma, no 3 being collinear, no 3 being collinear, except, no 3 being collinear except 4 points which lie in the same line, no 3 being collinear except 4 points which lie, या which are in the same line, which are in the same line, then find, दो क्वेश्चन है, फर्स्ट है नंबर ऑफ लाइंस और दूसरा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? टोटल 10 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जो 6 हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, तो 4 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। 4 पॉइंट मतलब एक ही लाइन में है अभी। ओके, और आपसे ये पूछा है कि अब इन 10 पॉइंट से टोटल कितनी तो स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं और कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो पहले ही सवाल पे फोकस करो, कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं। अब देखो, अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि इसका आंसर भी 10C2 होगा तो वो विचार गलत है, ये आंसर भी गलत है। वजह क्या है भाई? 10C2 का मतलब क्या हुआ कि आपने 10 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज किए, जितने तरीके से कर सकते हो उतनी लाइन बन जाएंगी, लेकिन इन 4 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करो, लाइन तो एक ही रहने वाली है ना, तो वो ज्यादा नहीं आ गए उसमें 10C2 में। 10C2 माइनस 10C4 क्यों? देखो पहला तरीका ध्यान दो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अगर आपको ये बात सीधे सीधे समझ में आई तो, नहीं तो फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। 10C2 टोटल हो गया, 10C2 टोटल हो गया, उसमें से क्या करो, इन 4 पॉइंट्स की वजह से जितनी लाइन बनी थी वो सब सब्ट्रैक्ट कर दो। 4C2, ये चारों तो एक ही लाइन में थे ना, ये चारों एक ही लाइन में थे, 1 2 3 4। अब इन चारों में से जितनी भी लाइन बन सकती हैं, 4 में से 2 को चूज करके इस सारी लाइन घटा दी, समझे, और +1 कर दो, क्योंकि चारों से जाने वाली एक लाइन तो है ना, नहीं समझे? देखो, जब हमने 10C2 किया तो 10C2 में आपने क्या बोला कि जो 10 पॉइंट थे उन 10 में से कोई से भी 2 पॉइंट चूज कर लो तो लाइन बन जाएगी। हम भी सहमत हैं इस बात से, बन जाएगी। लेकिन जो ABCD से जाने वाली लाइन है वो तो एक ही है ना, जबकि इस 10C2 के अंदर तो आपने क्या किया कि इन 4 में से भी कोई से 2 पॉइंट चूज हुए होंगे, लाइन बनी होगी, वो भी काउंट कर लिया आपने, तो वो 4C2 लाइंस काउंट कर रखी थी ना आपने इसमें, एक्स्ट्रा कर रखी थी कि नहीं, तो वो सारी सारी लाइन इसमें सब्ट्रैक्ट कर दी, और जबकि इनसे जाने वाली तो एक ही लाइन है ना, तो वो तो ऐड करनी पड़ेगी ना। अगर ऐसे नहीं समझे, दूसरा तरीका समझो, देखो बहुत आसान है, कुछ ऐसा बारी वर्क करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप क्या करो, एक ऐसा सेमी सर्कल टाइप बना लो, ये लो, मतलब ऐसा नहीं कि सेमी सर्कल ही बनाना, जो बनाना है वो बना लो, लेकिन सिर्फ क्यों बनाना है ऐसा देखो, जो बंदे नॉन कोलिनियर हैं 6 हैं, वो 2 3 4 5 6, वो तो यहाँ डाल दो। अब तो 6 पॉइंट लाइन पे नहीं आए ना, और जितने कोलिनियर हैं उनको इस पे डाल दो, 1 2 3 4। बोलो समझे कि नहीं समझे? बराबर है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे चाहिए क्या, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मेथड 2, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाहिए।
आप इन 6 में से कोई से 2 पॉइंट मिला दो, लाइन बनेगी ही बनेगी, पक्का बनेगी कि नहीं बनेगी? तो 6C2 बनेगा फिर, या एक तरीका ये हो गया। आप इन 6 में से एक ले लो और इन 4 में से एक ले लो तो भी लाइन बनेगी। इन 6 पॉइंट में से एक पॉइंट चूज कर लो और इन 4 में से एक पॉइंट चूज कर लो तो भी लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? पक्का। तो 6 में से एक लिया और 4 में से उसके साथ में एक लिया तो भी लाइन बनेगी। अब भी नहीं समझे? या इन चारों से जाने वाली एक लाइन होगी और तो कुछ बचा ही नहीं। देखो 6 में से कोई से 2 पॉइंट चूज कर लो तो भी, मान लो ये और ये चूज किया तो ये लाइन बनेगी नहीं, ये और ये पॉइंट चूज किया तो ये लाइन बनेगी नहीं। तो इन 6 में से आप कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे हमेशा एक लाइन बनेगी ही बनेगी। एग्री हैं सब लोग? तो इन 6 को लेकर जितनी लाइन बन सकती है वो ये है। इन 6 में से एक और इन 4 में से एक पॉइंट को लेकर जितनी लाइन बन सकती है, जैसे ये और ये लिया, ये एक लाइन बनी, ये एक लाइन बनी, ये एक लाइन बनी, ये भी एक लाइन बनी। फिर इसको पकड़ो, एक लाइन ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी। तो एक पॉइंट इधर से चूज कर लो, एक इधर से चूज कर लो, लाइन बनेगी ही बनेगी, बनेगी। अब इन चारों को एक साथ नहीं लिया था, इन चारों से जाने वाली भी तो एक लाइन बनेगी, वो भी ऐड कर दिया, दोनों सेम ही आता है आंसर। देख लो 10C2 की जो वैल्यू आती है दैट इज 45, 4C2 इज 6 प्लस 1 40। ठीक है, इस पे आ जाओ। 6C2 इज 15, 6C1 इज 6, 24 और प्लस 1 अगेन 40। नहीं P2 नहीं कर सकते, P तो लगा ही नहीं सकते ना। देखो मान लो आपने ये A लिया और ये B लिया, तो A B से जाने वाली लाइन वही है ना जो B A से जाने वाली लाइन है। तो यहाँ परमुटेशन हो ही नहीं रहा ना, 2 बार काउंट हो जाएगा वो, परमुटेशन नहीं हो रहा यहाँ, यहाँ एक ही बार काउंट होगी वो लाइन। ठीक है, नहीं तो डबल काउंटेड हो जाएगा। आगे समझ में? अब बताओ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ट्रायंगल कितने होंगे वैसे बताओ, एनसीआर के फॉर्म में बताओ। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, हाँ बोलो बोलो बोलो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? C3 ये टोटल ट्रायंगल होते, लेकिन इन 4 पॉइंट्स की वजह से कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गए हैं? 4C3 माइनस 4C3, और यहाँ +1 नहीं करना क्योंकि इन 4 को मिला के भी ट्रायंगल नहीं बनता। लाइन तो बन रही थी लेकिन चारों को मिलाकर ट्रायंगल नहीं बन रहा, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ भी +1 लगाते हैं। 10 देखो इसका मीनिंग क्या है, 10C3 टोटल ट्रायंगल से बिना दिमाग लगाए कोई भी 3 पॉइंट ज्वाइन करोगे ट्रायंगल बनेगा। लेकिन आप देखो ABC एक, ABD दूसरा, ACD तीसरा, BCD चौथा, ये 4 ट्रायंगल आपने एक्स्ट्रा जोड़ लिए ना, ये तो ट्रायंगल है ही नहीं, तो वही घटाया -4, 4C3 की वैल्यू 4 ही आती है। मतलब हाँ, लेकिन ये इसका एक मेथड हो गया। अगर इसको भी हम दूसरे तरीके से देखें, यहाँ पर देखो, इसी में आ जाओ, जो डायग्राम यहाँ बनाया था, देखो यहाँ क्या था, 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे, ये नॉन कोलिनियर है। आप इन 6 में से कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लो 6C3 तरीके से, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो एग्री। या क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट चूज करो ट्रायंगल बनेगा? नहीं। लेकिन आप इन 6 में से 2 चूज कर लो और इधर से एक चूज कर लो, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दूसरा तरीका यह है कि 6C2, 6 में से 2 ले लो, 4 में से 1 ले लो, या इन 4 में से 2 ले लो, 6 में से 1 ले लो, तो 6C1 इंटू 4C2, ये भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उतने ही आते, दोनों का आंसर इक्वल, देख लो चेक करके। कल की क्लास तक, मतलब नेक्स्ट क्लास तक, आप लोगों को एनसीआर की वैल्यू एकदम स्पीडली कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। उसके लिए आप लोग सभी बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर 1 देख ले अच्छे से, उसमें आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी सारी सारी,
और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए एनसीआर की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर इसमें एनसीआर के फॉर्म में छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। तो जब आप लोग इसको इजीली कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो फिर हम आगे के सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर। ओके। ट्रायंगल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है तीन पॉइंट्स की। क्यों किया था? क्योंकि इन चार में से 2 पॉइंट्स को लेके जितनी लाइन बन सकती हैं वो लाइन एक्स्ट्रा आ गई थी, क्योंकि वहां से जाने वाली तो लाइन ही एक है, तो वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना टोटल लाइन में से। क्यों कर सकते? एक बात बता, ए डी जो लाइन है, जो ए बी लाइन है, जो ए सी लाइन है, जो बी सी लाइन है, वो सभी एक ही लाइन है ना ए डी। अलग काउंट कैसे करेंगे उसको? सेम ही है वो। अच्छा, ये डिस्टिंक्ट लाइंस हैं। अरे एक लाइन के ऊपर एक बात बताओ, अच्छा देखो कितना सही, मतलब तुम लोग इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हो। एक एक्स एक्सिस है, हाँ भाई ध्यान दो, एक्स एक्सिस, तो 0 0 और 1 0 को ज्वाइन करने वाली लाइन अलग है, और 0 0 2 0 को लाइन करना ज्वाइन करने वाली लाइन अलग है, 0 0 और 3 0 को ज्वाइन करने वाली लाइन अलग है। ऐसा है क्या? यस, लाइन एक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछा है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स नहीं। आई बात समझ में? तो हम्म, हाँ, हम्म, और उसमें से एक है, इसमें से एक पकड़ के, जो नॉन कोलिनर वाली एक और कोलिनर वाला एक पॉइंट लेके, तब भी बनेगी कि नहीं लाइन? फिर तो इसलिए तो ये दूसरा तरीका बना। इसीलिए सेकंड मेथड बताया। ये आप लोगों की एनसीईआरटी का जो फोर्थ एक्सरसाइज है ना, फोर्थ, ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा मंडे का, एनसीईआरटी का फोर्थ। चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लिखते हैं फिर, ये आई थिंक इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी हम पूरा फोकस एनसीईआर पे ही करने वाले हैं, लेकिन आप लोग जो है केवल जो एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज 7.4 आई थिंक, 7.4, उसके सोल्ड और अनसोल्ड क्वेश्चन सब कर लेना अच्छे से। ठीक, देखो, देयर आर, लिखो सवाल एक, देयर आर 5 इंडियन, देयर आर 5 इंडियन and 5 American couples. There are 5 Indian and 5 American couples in a party. In a party. ठीक है? They shake hands to each other. They shake hands to each other. Each other. So that, so that no wife, no wife shake hands to her husband. To her husband, and no Indian lady, नो इंडियन फीमेल, ऐसे लिख लेते हैं, नो इंडियन फीमेल शेक हैंड्स टू ए मेल, शेक हैंड्स टू ए मेल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझो,
एक पार्टी है उसमें 5 इंडियन कपल्स हैं और 5 अमेरिकन कपल्स हैं। जब वो पार्टी में मिलते हैं तो सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन उन सब में हाथ मिलाने में कुछ कंडीशंस हैं। कोई भी लेडी अपने हस्बैंड के साथ हाथ नहीं मिलाती है। दूसरा, कोई भी इंडियन लेडी किसी भी मेल के साथ हाथ नहीं मिलाती है। आई बात समझ में? तो उस पार्टी में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे? अगर इसमें ये कंडीशन नहीं होती बच्चों, तो ये बिल्कुल सवाल वैसे ही था जो हमने पहला सवाल किया था। तो आप सीधा सीधा क्या बोल सकते थे? 20C2, क्योंकि 5 इंडियन और 5 अमेरिकन कपल्स मिला के टोटल 20 बंदे हो गए पार्टी के अंदर, बंदे और बंदियां दोनों मिला के टोटल 20 हो गए। तो 20C2 सीधा सीधा आंसर हो जाता, लेकिन अभी तो ये सीधा सीधा नहीं है। ठीक, तो अब बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे? 171 तो नहीं आता। हाँ, लेकिन वो क्यों किए 10 - 9 क्यों किए? ओके, देखो देखो, जो तुम लोग जो बोल रहे हो मैं लिखते चलता हूँ। ये यहाँ पर ये 5 इंडियन मेल लिख लिया मैंने, ये यहाँ पर 5 इंडियन फीमेल लिख लिया, यहाँ पर 5 अमेरिकन मेल लिए, और यहाँ पर 5 अमेरिकन फीमेल। ठीक है, ऐसे है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को पहले आप लोग यहाँ पर चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्यूशन बना सकते हो। थोड़ी देर सोचो इसके बारे में। अगर आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप आंसर के आसपास बिल्कुल पहुंच जाओगे। ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन तो चालू है ही। देखो भाई, अब देखो जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले उनकी बात करते हैं। देखो, मेल मेल को आपस में कोई आपत्ति नहीं है, तो ये टोटल इधर और इधर सब मिला के टोटल 10 बंदे हैं, 10 मेल्स हैं, और हैंडशेक करने के लिए 2 की जरूरत पड़ती है, तो 10C2 टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। बोलो एग्री कि नहीं? अब इन 10C2 में इन लोगों ने आपस में मिला दिए, इन्होंने भी आपस में मिला लिए, इन्होंने भी आपस में मिला लिए, क्योंकि 10 में से कोई भी 2 हो सकते हैं। नहीं, अभी 115 नहीं है आंसर, सोचो और थोड़ा सोचो। ठीक है, अब इसमें देखो, इनको भी आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फीमेल फीमेल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर भी 10C2 आया। 10C2 कितना होता है? 45, 45 होता है 10C2 की वैल्यू। इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 10C2 में क्या क्या हुआ? अमेरिकन और इंडियन फीमेल्स ने हाथ मिला लिए है, इंडियन इंडियन ने मिला लिया है, अमेरिकन अमेरिकन ने मिला लिया, ये 10C2 में आ गया। एग्री है सब लोग? अब इसके बाद ये इंडियन फीमेल ना तो ये इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। एग्री कि नहीं आएगी? ये ना तो यहां जाने वाली है ना यहां जाने वाली, क्योंकि इंडियन फीमेल तो किसी मेल के साथ हैंडशेक करते नहीं है। अब अमेरिकन फीमेल्स का नंबर आया, अमेरिकन फीमेल्स का, तो यहां पर जब ये अमेरिकन फीमेल्स यहां पर जाएंगे और यहां पर इंडियन मेल है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स यहां पर कितने होंगे? 10C2 नहीं होंगे। 10C2 तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। देखो, अगर आपने फिर से यहाँ 10C2 कर दिया तो आप क्या बोल रहे हो? इन 10 में से किसी 2 को ले लो, हाथ मिलवा दो। 10 में से तो मतलब जो मेल मेल थे उनके फिर हाथ मिल गए, फीमेल फीमेल थे फिर हाथ मिल गए। जबकि करना क्या था? केवल फीमेल को मेल से जाके हाथ मिलाना है, क्योंकि इनके आपस में हाथ मिल चुके ऑलरेडी, इनके आपस में मिल चुके, तो बस केवल इनके मिलने हैं। अब देखो 5C2 भी नहीं, पहले फीमेल के पास कितनी चॉइस है? 5, दूसरी के पास 5। ये कहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि भाई मान लो पहले अमेरिकन फीमेल ने रमेश के साथ हाथ मिलाया, रितेश के साथ अभी सुनो, पहली अमेरिकन फीमेल ने रितेश के साथ हाथ मिलाया, तो दूसरी अमेरिकन फीमेल रितेश के साथ हाथ नहीं मिलेगी, ये कहाँ लिखा है? सबको मिलाना है ना, समझे नहीं समझे? तो ये पांचों अमेरिकन फीमेल रितेश के साथ हाथ मिलाएंगी, फिर महेश के साथ भी मिलाएंगी। आई बात समझ में? यानी कि हर एक लेडी के पास 5 चॉइस हैं, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा? 25। समझ में आई बात? अभी सुनो ध्यान से, 25, 135। ओके, यहां तक समझ में आ गया? अब बचा कौन? यहाँ आओ, ये इंडियन फीमेल है, इनका तो कुछ लेना देना था ही नहीं। हाँ, इसका यहाँ पर
इधर की तरफ चलते हैं। अब ये अमेरिकन फीमेल्स इधर की तरफ चले। कंडीशन ये थी कि कोई भी लेडी अपने हस्बैंड के साथ हाथ नहीं मिलाती है। इसका मतलब जीरो कैसे? अरे भाई, मान लो यहां पर एक अमेरिकन फीमेल A1 है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी 4 बंदियों के हस्बैंड से हाथ मिला सकती ना है। तो एक फीमेल के पास यहां पर कितनी चॉइस हैं? 4। दूसरी के पास भी, तीसरी के पास भी, चौथी के पास भी, पांचवी के पास भी। टोटल कितना? 20। 30 कैसे हुआ? 20 हुआ ना। हाँ, तो ये हो गया 20। क्या कोई और केस बचा? यही आंसर है। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू, देखो 45 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 20, देखो 135 आ रहा है क्या? ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर में जो है ना और ज्यादा रोमांच आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो हर दिन आपके सामने आएंगे, और आप लोगों को उनको सोल्व करने में मजा भी आएगा, और आप लोगों का ब्रेन भी डेवलप होता रहेगा। सो बस आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। टिल देन, नेक्स्ट क्लास तक, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।